नमस्कार छात्रों। आशा है आप सभी घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जूझ उपन्यास का पहला भाग दूसरा भाग हम पढ़ चुके थे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से ऑनलाइन शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जितने भी नोट्स आपको भेजे जा रहे हैं वो आप अच्छे से नोट कर रहे होंगे। छात्रों, आप सभी को पता है कि लगभग 30% जो सिलेबस सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है। तो मोस्टली आपके पास 6 पार्ट आपके काव्य खंड में, 6 गद्य खंड में और वेदांत से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये सिलेबस आपका बहुत हल्का कर दिया है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अभी हमें थोड़ा सिलेबस को थोड़ा जल्दी ले जाना चाहिए ताकि हम रिवीजन पर भी विशेष ध्यान दे सकें और साथ में ही मैं रिवीजन की कुछ और वीडियोस भी बनाऊंगी जो कि आपको ध्यानपूर्वक देखनी है। पहले इस पार्ट का जो तीसरा और अंतिम भाग है वो आज हम पढ़ेंगे, फिर गद्य खंड से हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। जूझ का पहला भाग हम यहाँ तक पहला भाग हमने पढ़ लिया था। दूसरा भाग हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि लेखक के पिता स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गए थे, परंतु उनकी एक शर्त थी कि वो स्कूल तो जाएंगे परंतु स्कूल से वापस आते ही वो क्या करेंगे, बस्ता रखकर अब क्या कर लेंगे, खेती बाड़ी का काम शुरू करेंगे। अब लेखक कह रहे हैं कि पिता की यह शर्त भी मुझे मंजूर थी। मैं बस्ता रखकर सीधे खेत आकर घंटा भर में ढोर चलाना और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैरहाजिरी लगाना मुझे मंजूर है। मैंने सब पिता के सामने मंजूरी कर दी और कहा कि खेत में काम होगा तो गैरहाजिरी रहना चाहिए। मैं ऐसा बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर हैं। मन आनंद से उमड़ रहा था। हाँ, इतना मंजूर था कि पाठशाला जाना, नहीं तो पढ़ना लिखना किस काम का। मैं सवेरे खेतों में आता रहूँगा ना। हाँ, यदि नहीं आया तो किसी दिन तो देख गाँव जहाँ मिलेगा वहीं कुचलना। नहीं, तुझे तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ मुझे मालूम है। बालिस्टर नहीं होने वाला है तू। दादा बार बार कुरकुर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीचे करके खाने लगा था। कह रहे हैं कि पिताजी मुझे सुनाने लग गए कि तुम कोई बैरिस्टर नहीं बनने वाले हो, तुम्हारे ऊपर जो है पढ़ने का भूत सवार है, तो देखी जाएगी, परंतु मैं भी देखता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे। कह रहे रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी सर्दी हवा पानी भूख प्यास आदि सब कुछ ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी का मार अच्छा लगता था। मैं मज़े से सहन कर लेता था। दोपहरी भर कुछ कड़क धूप कुछ समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद से बीत गए। फिर मैं 5वीं में जाकर बैठ गया। फिर से नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं थी। 5वीं नापास की टिप्पणी के नाम के आगे लिखी हुई थी। वह 5वीं की हाजिरी रजिस्टर में लिख गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र और जिन्हें मैं कम कल का समझता था, उन्हीं के साथ बैठना पड़ेगा, यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ आई। मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे के कोने में मैं जाकर बैठ गया। लेखक कह रहे हैं कि मेरे को पिताजी की हर बात मंजूर थी। खेती की वो गर्मी सर्दी सहने से अच्छा है कि मैं मास्टर की छड़ी को बर्दाश्त करूं, और मैं स्कूल चला गया। स्कूल जाते ही मुझे नया नाम लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मेरे आगे ही पता था कि मैं आधे से स्कूल छोड़कर गया हूँ। गली के सिर्फ 2 लड़कों को मैं पहचानता, बाकी सब मेरे से कम थे। मेरे साथ के थे वो आगे चले गए थे, इसीलिए मैं किसी को नहीं जानता था और मैं बेंच के किसी कोने में बैठ गया। मास्टर ने कहा कौन है, इसका पता नहीं था। पुरानी किताबें और पुरानी कापियों की उस कक्षा में कोई संबंध ही नहीं था। फिर लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया।
बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभालने का किसी के इंतज़ार जैसे बैठा हो, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है। यह गलती से इस कक्षा में बैठ आए हो। कक्षा में सबसे ज़्यादा शरारती चौहान के लड़के के सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। अब कह रहे हैं कि कक्षा के जो बच्चों ने मुझे चिढ़ाना शुरू कर दिया था और चौहान के लड़के ने मुझे कहा कि तुम मेहमान हो या नए आए हो। और फिर मेरा ध्यान आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी है। बालगुड़ी की लाल माटी के रंग की मटमैली धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। कह रहे हैं कि मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि मेरे जो पोशाक है वो बहुत अलग है, दूसरों से तो अलग ही है, इसलिए मेरा जो मजाक बनना है वो क्या है, स्वाभाविक है। देखते देखते देखे देखी तुम्हारा गमछा कहते हुए आगे मेरा गमछा खींच लिया। गमछा अर्थात जो नीचे लपेटने वाला कपड़ा होता है, जिसे हम लुंगी की तरह कह सकते हैं या धोती की तरह कह सकते हैं। अब मेरा गमछा पूरी तरह से इसकी खींचातानी होती फिर फट गया। मन में यह सोच कर रुआसा हो गई कि लेकिन वैसे कुछ नहीं हुआ। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर जी की नकल करते हुए उतार कर टेबल पर रख दिया। अपने सिर पर हाथ फेरते हुए होश की आवाज़ की इतने में मास्टर जी आ गए। कह रहे मेरा गमछा एक तरह का कपड़ा होता है, जैसे तौलिया भी होता है, मैंने आपको कहा कि धोती को भी कह सकते हैं, इस तरह के कपड़े को हम गमछा कहते हैं। और जो एक गांव के जो लोग मोस्टली गले में जो डालते हैं उस टाइप का भी जो तौलिए को हम गमछा कह सकते हैं, या नीचे धोती की तरह जो लोग लपेटते हैं तो उसे भी कह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि तब तक उसने टेबल पर रख दिया और तब तक मास्टर जी का आना हुआ। वह गुंडा झट से अपनी जगह पर आ बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रह गया। पहले दिन ही इस घटना ने मेरी दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती धक धक होने लगी। रणनवरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर पूछने लगा, किसका है ये? मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जकादे, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैंने उसे उठाने गया था। यह क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर, इस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यह रख दिया। चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है, कहते हुए मास्टर जी ने लड़के की ओर चले गए। मास्टर जी ने मेरे बारे में और की पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लग गए। अब बीच में छुट्टी में ही मेरी धोती कांच उस लड़के के 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीट करके बैठ गया। पूरी छुट्टी होने से पहले उठा लिया। फिर खिलौने के लिए बनाए गए कौवा और बच्चे के खुले की तरफ, जैसे कौवे चारों ओर उस चोंच मारते हैं, वैसे ही मेरा हाल था। मेरी पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। घर जाते समय सोच कर रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभेगा? मैं नहीं जाऊंगा तो ऐसी पाठशाला में, ऐसे अपने खेत ही अच्छा है। चुपचाप काम करते रहो। और गली के 2 लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे कमज़ोर हैं, वे क्या मदद करेंगे? मन उदास हो गया। 4ठी कक्षा से 5वीं पाठशाला अपनी लगी, लेकिन अब एकदम पराई जैसे लगने लगी है। वहाँ अपना कोई नहीं है। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था कि फिर से पाठशाला चला गया। माँ ने पीछे पकड़कर एक नई टोपी और नाड़ी वाली चूड़ी मेलखाओ रंग का 8 दिन में मंगवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत में जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़कों का परिचय बढ़ा। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूंसा लगा देते थे। पीठ एक जोर से बैठकर लड़का हूंक भरने लगता था। लड़कों के मन में उसकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण उद्यम करने वाले लड़के प्रायः मौका नहीं मिलता था।
पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे, एक आध सवाल गलत हो जाता तो वे अपने पास बुलाकर समझा देते थे। एक आध लड़के कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे भी उसे ठोक देते थे। इसी सभी का पसीना छूटने लगा। सभी लड़के घर में पढ़ाई करके आने लगे। अब लेखक अपनी पढ़ाई की बात करने लगे कि सभी घर से पढ़ाई करके आने लगे। इस तरह से धीरे धीरे मेरा जो पाठशाला जाने का जो परिवर्तन वो स्पष्ट रूप से क्या हुआ दिखने लग गया। कह रहे वसंत पटीला नाम का एक लड़का जो कि शरीर से दुबला पतला था किंतु बड़ा होशियार था और उससे सवाल हमेशा सही निकलते थे। वह स्वभाव से शांत था, हमेशा पढ़ने में उसका मन था। घर में पूरी तैयारी कर आता था, दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया। हमेशा पहली बेंच में बैठकर बिल्कुल मास्टर के पास, कक्षा में उसका सम्मान था। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उसे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूँ और मैं इसीलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटर मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करने की, अच्छी तरह से पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की अपेक्षा करना मेरे मुनासिब नहीं है। हम तो इसी कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। लेखक कह रहे कि मेरे मन में सवाल आ रहे थे कि जो एक बच्चा है जो कि पढ़ने में होशियार है, परंतु उसे मॉनिटर बनाया है, परंतु मेरे मन में उसके प्रति ईर्ष्या भी हुई कि वो मुझसे छोटा है और मुझे मॉनिटर बनाना चाहिए। परंतु फिर मेरे मन में आया कि मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरे पास सिर्फ 2 महीने हैं और मुझे इसी 2 महीने में आगे की कक्षा में पहुंचना है, इसीलिए मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता था। लेखक कह रहे हैं आगे कि किस तरह से मेरा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा। वसंत पटीला की तरह पढ़ाई में काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज़ का कवर चढ़ा दिया, अपना बस्ता व्यवस्थित करने लग गया, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ने लग गया। यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करता था। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि मैं वसंत पाटिल जो लड़का है उसकी क्या करने लग गया, उसको कॉपी करने लग गया, उसकी तरह मैं पढ़ने लग गया और उसकी एकाग्रता देखकर मुझे भी वैसे ही करने का मन करता था। और कह रहे हैं कि मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट से समझ आने लगा और सवाल सही होने लगे। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई, अर्थात हम दोनों की मित्रता हो गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम आगे काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती है परंतु बहुत कम। मास्टरों की इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और बसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लग गया। अब जो आए नवा सौंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गानपन। अब लेखक कह रहे हैं कि जो भाषा के अध्यापक आए सौंदलगेकर मास्टर, जो कि मराठी भाषा को पढ़ाते थे और यहाँ तक कि वो इतना अच्छा पढ़ाते थे कि वो स्वयं भी रम जाते थे। उनका सुरीला गला, छंद बढ़िया, चाल और उनमें विशेष रसिकता थी। उनके पास पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी, अर्थात उन्हें कंठस्थ अर्थात मुँह की जवानी उन्हें याद थी। अनेक छंदों को लय, गणित, ताल से वो अच्छी तरह से पढ़ते थे। पहले वे एक आध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ सुनाते थे। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि मेरा जो भाषा के अध्यापक हैं सौंदलगेकर मास्टर जी, उनसे मैं बहुत प्रोत्साहित भी हुआ हूँ और उन्होंने मुझे बहुत अपनी ओर आकर्षित भी किया है। उनका जो पढ़ाने का तरीका था भाषा को, वो बहुत अच्छा था। वो कविता को सुनाकर भी पढ़ाते थे, यहाँ तक कि अभिनय कर भी करते थे। बीच में कवि यशवंत बोरवेकर
तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण भी वो क्या करते थे, बुलाते थे। लेखक कह रहे हैं कि सौंदलगेकर जो मास्टर जी थे, वो जो मराठी प्रसिद्ध लेखक थे, कवि थे, उनसे अपनी मुलाकातों के विषय में भी क्या करते थे, सुनाते थे। तो वो क्या था, एक बहुत अच्छा रुचिकर था। यह सब सुनते ही, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था। लेखक कह रहे हैं कि ये सब सुनकर मुझे ध्यान ही नहीं रहता था। मैं अपनी आँखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोकर मास्टर जी के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और सब पीता रहता था। लेखक कह रहे हैं जैसे ही जो भाषा के अध्यापक थे सौंदलगेकर, उनकी जो पढ़ाने का ढंग था, मैं चुपचाप सुनता था, उनके अभिनय को ग्रहण करता था। यहाँ तक कि मैं स्वयं का ही ध्यान मुझे नहीं रहता था। सुबह शाम खेतों में पानी लगाने या ढोर चराते हुए, ढोर अर्थात जानवरों को, गायों को, जैसे पालतू जानवरों को चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मैं मास्टर जी के हाव भाव के अनुसार क्या करता था, दोहराता था। आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता था और उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जी जिस प्रकार बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसे ही अभिनय करता था। क्यारियाँ पानी कब भर गई इसका मुझे ध्यान ही नहीं रहता था। मास्टर जी की चाल मुझे दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं, इसका पता भी मुझे उसी समय लगा। लेखक कह रहे हैं कि मैं इतना भाषा के जो अध्यापक थे उनसे इतना प्रभावित हुआ कि मुझे ध्यान ही नहीं रहता था। मैं स्कूल में तो उनको बहुत अच्छे से गहराई से देखता था, सुनता था, परंतु जब मैं घर आता था, खेतों में पानी लगाता था या मुझे गायों को, जानवरों को, पालतू जानवरों को चराने जाना है, तब मैं उनके ही अभिनय और उनकी कविताओं को पढ़ता था। और मैं कब स्वयं मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब दूसरे कविताओं को पढ़ना जान गया हूँ। दूसरी कविताओं को मैं आराम से पढ़ सकता हूँ, मुझे ये भी पता नहीं चला। इतना मैं उनसे प्रभावित हुआ था। इन कविताओं के साथ साथ खेलते हुए मुझे 2 बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, अर्थात पहले जानवरों को चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलेपन बहुत खटकता था। किसी से की बात बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता है। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए, ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन से ऊब नहीं होनी चाहिए। अब अपने आप में ही खेलने लगा। लेखक कह रहे हैं जब मैं स्कूल नहीं जाता था, जब मैं विद्यालय नहीं जाता था, तब मैं सोचता था कि जो ये खेती बाड़ी का मैं जो काम कर रहा हूँ, जो जानवरों को चरा रहा हूँ, कोई काश मेरे साथ कोई होता तो मैं उनके साथ गप्पे लगाता, उनके साथ खेलता, तो मेरा मन क्या होता, व्यस्त हो जाता। परंतु अब मानो मुझे अकेलेपन की आवश्यकता होने लग गई। मैं अकेलेपन में अभिनय करता, उन कविताओं को पढ़ता, तो मुझे समय का आभास ही नहीं होता था, समय का पता ही नहीं चलता था। और अब मुझे अकेलेपन से ऊब नहीं होती, मैं अपने आप में ही खेलने लग गया। उल्टा अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना ही क्या है, अच्छा है। इसी कारण कविता अच्छी ऊंची आवाज़ में मैं गा सकता हूँ, किसी तरह भी अभिनय कर सकता हूँ। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचना जा सकता था। मैं सचमुच ही नाचने लगा था। मैंने अकेले कविताओं को अपनी खुद ही चाल में गाना शुरू कर दिया। अंततः काणेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, चांद रात पसरते पाडरी गाया धरणी वर्णी, को मैंने मास्टर जी की चाल पर अलग अपनी चाल में बिठाकर गाई। लेखक कह रहे हैं कि जो मराठी लेखक थे काणेकर, अनंत काणेकर जी की जो कविता थी, चांद रात पसरते पाडरी गाया धरणी वरी, को मैं मास्टर जी की नहीं, अपने एक नई चाल से, अपने एक नई लय से मैंने उसे बिठा ली। यह चाल का अर्थ यहाँ पर लय से, यह चाल एक सिनेमा गाने के आधार पर थी, अर्थात कोई गीत गाने का। वह गाना केशव करणी जाति नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा होते मैं प्रयत्न करता था।
मास्टर मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों को मेरे सामने बुलाकर गवाया। पाठशाला में एक समारोह में भी उसे मुझसे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। मास्टर स्वयं कविता करते। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इसके कारण वे कवि मुझे आदमी ही लगते थे। खुद सौंदलगेकर मास्टर कवि थे, इसीलिए यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हार्ड मांस अर्थात हड्डियों का, मांस का क्या है, व्यक्ति है। मुझे पहले ऐसा लगता था कि कवि कोई अलग होते हैं, परंतु जब से मैंने मास्टर जी को देखा है मुझे लगता है कि वो भी हमारी तरह ही होते हैं। और किस तरह से आगे क्या कह रहे हैं कि मुझे ऐसे ही लगता था कि उनके अंदर भी क्रोध और लोभ होता होगा। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर जी के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर जी ने कविता लिखी थी। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ या कविता कर सकता हूँ। यह सब कुछ अनजाने में ही होता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। उन्हें ज़ोर ज़ोर से गुनगुनाते भी था। मैं मास्टर जी को दिखाने भी लगा। कविता लिखने में के लिए खीसा में कागज़ और पेंसिल रखने लगा। कभी वह न होते हुए तो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े मैं भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर क्या करने लग गया, रेखा खींचकर लिखता था। या पत्थर की शिला अर्थात पत्थर के टुकड़ों या कंकड़ से लिख लेता था। जो पत्थर के बड़े बड़े पत्थर की चट्टानें थे उस पर मैं लिखने लग गया। जब कंठस्थ हो जाते थे, कंठस्थ अर्थात पूरी तरह से याद हो जाती थी, तो मैं क्या करता था, उन्हें पोंछ देता था, उन्हें मिटा देता था। किसी रविवार के दिन एकाध कविता बना ली जाती थी तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। बहुत बार तो सवेरे होने तक का धीरज छूट जाता था। लेखक कह रहे हैं कि बहुत बार तो मुझे सवेरे होने तक का भी धैर्य नहीं रहता था कि कब मैं अपने मास्टर जी को, अपने अध्यापक को ये दिखाऊंगा। मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखा देता था और यहाँ तक कि मेरे से इतना सब्र भी नहीं होता था, मैं रात को ही चले जाता था। वे उसे देखकर शाबाशी देते थे और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक आध पूरी महफिल हो जाती थी। बोलते बोलते मास्टर जी बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद जाति कैसे पहचानें, उसका लय कर्म कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होनी चाहिए, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या होते हैं, आदि अनेक विषयों पर क्या होती थी, चर्चा होती थी। लेखक कह रहे हैं कि मेरे और मेरे अध्यापक के बीच में ऐसी चर्चा होने लगे मानो जैसे कवियों के बीच में चर्चा होती है। कवि कह रहे हैं वे सहज बातें बताते थे, मुझे उनके प्रति अपनापन अनुभव होता। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार की कविता संग्रह देते। उन्होंने कई तरह की कविताएं सुनाई, तो लगा मैं इस ढर्रे पर कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती। इन बातों से मैं मास्टर सौंदलगेकर को बहुत नज़दीक पहुंच गया और जाने अनजाने में मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उनके लिए समय में बहुत सचेत रहने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहा। ये थी लेखक की संघर्ष की कहानी, जिसमें वो किस तरह से बता रहे हैं कि उनकी प्रतिभा को उनके जीवन में, उनकी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण
जो रोल रहा है मास्टर सौंदलगेकर का जिन्होंने उनकी प्रतिभा को निखारा, किस तरह से वह अध्यापक की हर बात को ध्यान से सुनते थे और उनसे ही सीख उन्होंने ली और उनके ही सीख से उनका आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने उनकी मराठी भाषा सुधर गई, वो कविताएं लिखने लग गए, कविताओं में प्रयोग होने वाले अलंकार छंदों के विषयों में वो अध्ययन करने लग गए। तो ये लेखक बता रहे हैं कि किस तरह से उनका जीवन में एक नया परिवर्तन आया, किस तरह से उनका जीवन बदल गया, किस तरह से उन्हें पहले संघर्ष करना पड़ा। किसके लिए? पाठशाला जाने के लिए पिताजी से संघर्ष करना पड़ा। पिताजी से संघर्ष करने के पश्चात उन्हें विद्यालय में, पाठशाला में छात्रों से संघर्ष करना पड़ा। किस तरह से छात्रों से संघर्ष करने के बाद वसंत पाटिल नाम का जो लड़का था उनसे उनकी मित्रता हुई। किस तरह से उन्होंने उनसे गणित की तरकीब सीखी, गणित कैसे अच्छे से किया जाए। किस तरह से मास्टर जी ने, जो गणित के मास्टर जी थे, मास्टर जी ने उनका उत्साह बढ़ाया। फिर जो भाषा के अध्यापक थे, मराठी भाषा के जो अध्यापक थे मास्टर सौंदलगेकर, किस तरह से उन्होंने जो लेखक के जीवन की एक नई दिशा बदल दी। उन कविताएं को पैदा करने का आत्मविश्वास बढ़ा दिया। लेखक को पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सिखा दिया। पहले लेखक को अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, परंतु अब गायों को चुगाते समय या खेतों में पानी लगाते समय उन्हें अकेला रहना अच्छा लगने लग गया। तो ये थी जूझ, जो कहानी उपन्यास, जो भी उपन्यास का जो हिंदी रूपांतरण केशव प्रथम वीर जी ने किया है, वह आनंद यादव जी की कहानी है कि किस तरह से वो पढ़ना लिखना चाहते थे, परंतु पिताजी उनके नहीं चाहते थे कि वह पढ़ाई करे। तो उनके पढ़ने के पीछे, पढ़ने के लिए जो संघर्ष है, वह ये कहानी है। किस तरह से पहले उन्होंने अपने पिताजी को मनाया, पिताजी को मनाने के बाद जब वो नहीं माने तो माँ और वे किस तरह से गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति जो थे दत्ताजी राव, जो सरपंच थे गांव के, उनके समक्ष गए। फिर पिताजी को भेजा। फिर पिताजी ने शर्त रखी कि तुम खेतों में भी काम करोगे, पशुओं को भी चराओगे। तो लेखक ने पिताजी की सभी बात मान ली और उसके बाद लेखक पाठशाला जाने लग गए। फिर वहाँ पे वो मराठी जो शिक्षक थे श्री सौंदलगेकर जी, उनसे प्रभावित थे, उनकी कविताओं को पढ़ने लग गए, उनके द्वारा बताए गए कि कविताओं के साथ अभिनय को करने लग गए, फिर कविताओं को लिखने लग गए। किस तरह से प्रभावित हुए। लेखन के अध्ययन के लिए पिता के साथ साथ जो संघर्ष किया, वो उन्होंने विद्यालय में भी बच्चों के साथ संघर्ष किया। वह उन नए किशोरों से भी वो प्रेरणादायी बने कि किस तरह से उन्होंने भी उनकी उपेक्षा की, उनसे संघर्ष किया। जहाँ क्या हुआ, उन्हें परिवार ने आगे पढ़ने में बाधाएं पैदा की, परंतु उनकी माँ ने उनका साथ दिया। तो ये लेखक की पढ़ने के पीछे जो क्या है संघर्ष है, वो कहानी थी। और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा है आप सभी को समझ में आ गई होगी कि क्या इस जो भी उपन्यास था उसका जो अनुवाद किया गया है, लेखक के संघर्ष की कहानी है। एक किसान वर्ग, एक मध्यम वर्गीय परिवार की संघर्ष की कहानी है। और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपको स्वयं भी वीडियो देखकर हल करने हैं। और इस पाठ का जो PDF है, जो नोट्स हैं, वो मैं आपको भेज दूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।